तो गाइस आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की एमसीक्यूज और इसको हम कंप्लीट डिटेल में करने वाले हैं। तो हमारे एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और इसीलिए मैं आपके साथ एमसीक्यूज और इस सीरीज का जो नाम है वो रखा है सीरीज। आपको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल की सारी वीडियोस मिलती जाए। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देगा है कि एडवर्सरियल सिस्टम जो है वो जनरली अडॉप्टेड है कौन सी लॉ कंट्रीज में, सिविल लॉ कंट्रीज में, कॉमन लॉ कंट्रीज में, क्रिमिनल या जस्टिशियबल। जस्टिशियबल हम यहाँ से बिल्कुल ऐसे हटा सकते हैं जैसे हमारे ऐसा कोई दिखाई नहीं। ठीक है, सिविल और कॉमन में आपको होगा, अगर बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा तो हमें पता है कि एडवर्सरियल सिस्टम जो है उसके अंदर जो जजेस हैं उनके सामने जो भी एविडेंसेस प्रूफ्स उनके पार्टीज का दिखाया जाता है किसके द्वारा, उनके लॉयर्स के द्वारा। ठीक है, या फिर कभी कभी होता है कि वो पार्टीज ही अपना केस प्रेजेंट कर रही होती है, तो बेसिकली जो एविडेंसेस होते हैं उनके बिहाफ पर अगर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग है तो जजेस उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं। और ऐसा कौन सी लॉ कंट्रीज में होता है, ऐसा कॉमन लॉ कंट्रीज में। हमें इतनी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है accessibility and affordability are important challenges for the dash form of dispute resolution। accessibility की आप किसी कोर्ट या इंस्टीट्यूशन में ठीक है अपना रिड्रेसल करवाने के लिए, किस चीज का रिड्रेसल, डिस्प्यूट। ठीक है, डिस्प्यूट रिड्रेसल कराने के लिए आपके पास अफोर्डेबिलिटी यानी कि मनी, रिसोर्सेस, नॉलेज, ठीक है, ये सब आपके पास होना चाहिए, तभी आप बेसिकली अफोर्ड कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे जस्टिस। बेसिकली इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैलेंजेस, ये सबसे ज़्यादा चैलेंज वाला काम कहाँ पर होता है, इंक्विजिटोरियल में, डेमोक्रेटिक, एडवर्सरियल या एनार्कियल। तो ये तो हम हटा देंगे, सेकंड और थर्ड हटा देंगे। इंक्विजिटोरियल में बेसिकली इजी हो जाता है, ठीक है, इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जज ही जो है वो बेसिकली फाइंड कर रहा होता है। एडवर्सरियल में हम देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर हमें चैलेंजेस देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली पेंडेंसी हम कहेंगे वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, कोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा ये लोगों को दिक्कतें होती हैं एक्सेस करने के लिए और अफोर्ड करने के लिए किस चीज़ को, जस्टिस को, क्योंकि यहाँ पे जो उनका केस प्रेजेंट कर रहा होता है वो लॉयर कर रहा होता है और लोगों के पास कई बार ऐसा होता है कि उनके पास मनी, रिसोर्स, नॉलेज ये सब होता ही नहीं है और ये रिसोर्सेज ना होने के कारण वो जस्टिस सीख नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर कॉमन लॉ कंट्रीज, ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। और इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ लॉ कंट्रीज है। पीटर मर्फी की इनमें से कौन सी बुक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कोस्ट ऑफ जस्टिस सिस्टम फॉल्स अपॉन द पार्टी, ये मैंने बताया आपको पिछले उसमें कि उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है। ऐसा किसमें होता है, एडवर्सरियल फॉर्म ऑफ जुरिसडिक्शन में होता है। दिस क्रिएट्स एन इनबिल्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगर आपके पास सिर्फ ये लाइन भी आती ना तो भी आपको पहचानना आ जाना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पर होगा। डिस्क्रिमिनेशन भी एडवर्सरियल फॉर्म ऑफ जुरिसडिक्शन में ही होगा। Vedic age in India witnessed the flourishing specialized tribunals. ट्राइब्यूनल्स तो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, पहले हम आंसर देख लेते हैं। ट्राइब्यूनल्स सच एज, वैदिक एज में कौन सी ट्राइब्यूनल्स चलती थी हमारे यहाँ पर, वैदिक एज में पूला चलता था जहाँ पर फैमिली, कम्युनिटी, ट्राइब, कास्ट, रेसेस चलते थे। श्रेणी में डिस्प्यूट रिलेटेड टू बिजनेस, कॉर्पोरेशन, आर्टिसंस। पूगा में ट्रेडर्स, कॉमर्स, ब्रांचेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अगर मैं यहाँ पे पूगा, श्रेणी, पूला को ऊपर नीचे कर देती हूँ तो तीनों गलत हो जाते हैं, है ना।
तो हमें याद रखना है कि कूला के अंदर क्या बताया गया है, कूला के अंदर कुल क्या होता है, किसी भी परिवार का कुल। तो परिवार का कुल होता है यानी कि फैमिली। फैमिली का बड़ा वर्जन कम्युनिटी, उसका बड़ा वर्जन ट्राइब, उसका बड़ा कास्ट, उसका बड़ा रेसेस। तो एक जैसे जो मिल जाएंगे वहां पे कुल आ जाएगा, ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रेणी। श्रेणी किसमें होती है कि आप कौन सी श्रेणी का कार्य करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप आर्टिसन हो, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इसको समझ लेंगे। पूगर लास्ट बच जाता है, यहाँ पे ट्रेडर वर्ड आप याद रखेंगे पूगर, ठीक है, कॉमर्स ब्रांचेस। तो बता दी थी आपको ट्राइब्यूनल्स। हमारे देश में ट्राइब्यूनल्स क्यों आए थे, ताकि जो हमारा पेंडेंसी है कोर्ट्स का, जो हमारा बर्डन है कोर्ट्स के ऊपर, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड फील्ड में बेसिकली फास्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये कब आया था, ये 1976 में आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। और इस अमेंडमेंट की वजह से हम बोलते हैं कि ये ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी हो गया, ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ द इंडियन जुडिशरी, ठीक है। इसकी वजह से इनका आर्टिकल्स कौन सा है, 323A है, 323B है, ये याद रखेंगे। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को यहाँ से बेसिकली रिमूव आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इजीली आपको वैसे भी लोक अदालत वगैरह इन सबका यही काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिब्यूनल्स, इनका बेसिकली जुरिस्डिक्शन क्या होगा, ये हमारा लैंड डिस्प्यूट, ठीक है, एनवायरमेंट, wrongful conduct of पुलिस, ठीक है, स्टेट या फिर सेंट्रल ऑफिशियल्स, जिसमें कैट होता है, सैट होता है, ठीक है, TDSAT होता है। TDSAT का रेगुलेटर, एक रेगुलेटर है, इसको हम क्या बोलते हैं, TRAI। ये रेगुलेटरी बॉडी होती है, बेसिकली इनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो करती है वो यही करती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर मैंने आपकी बुक में, लीगल स्टडीज की बुक में ट्रिब्यूनल्स के ऊपर जो कुछ भी दे रखा है वो सब यहाँ पे बताने की कोशिश की है, ठीक है। फिर जो डिवीजन, वैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन था लेकिन बता रही हूँ मैं, डिवीजन बेंच जो होता है सॉरी हाई कोर्ट का, वो बेसिकली क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल की अगर कोई अपील फाइल होती है, ट्रिब्यूनल में भी तो हो सकता है ना कि किसी पार्टी को ट्रिब्यूनल्स का बेसिकली जो जुरिस्डिक्शन है या फिर उसने जो भी फैसला दिया है, डिसीजन दिया है, वो पसंद ना आए तो वो अपील कर दे, ठीक है। तो अपील वो कैसे कर सकते हैं, वो डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट में उनकी अपील जाएगी। और ऐसा कौन से केस में कहा था, LC यानी L चंद्र कुमार केस में कहा था। हम अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो टर्म 1 का पेपर हुआ था लीगल स्टडीज में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन से बेंच ऑफ हाई कोर्ट, मतलब किसमें बेसिकली अपील की जाती है। तो अपील का होती है, मैंने अभी आपको बताया, डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट। तो उसमें क्वेश्चन बिल्कुल सही पूछा गया था, लेकिन जो ऑप्शंस थे उसमें ऑप्शंस गलत दिए हुए थे। उसमें बोलता है डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दे दिए थे 4, जिसमें एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जिसमें लिखा हो डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप करोगे। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने क्या किया, डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर दिया, और जो आपका OMR शीट था उसके पीछे वो लिखाई कि क्वेश्चन नंबर इसमें ये गलती है, कुछ नहीं देखा गया, 1 नंबर काट दिया गया उसका, ठीक है। सो उसका पूरा 39 मार्क्स उसने स्कोर किया था इसी वजह से,
एंड दिस इज नॉट समथिंग कि मैं कुछ भी अलग से बोल रही हूँ, ये ऐसा हर एग्जाम में होता है. दे विल नेवर सी कि हमारी क्या गलती थी, दे विल ऑलवेज सी कि किस किस का क्या गलत है, उतना नंबर का. ठीक है. एंशियंट पोजीशन ऑफ एडीआर, एडीआर की एंशियंट पोजीशन आउटसाइड इंडिया वाज अकेन यानी अलाइक सेम to the submission of dispute to decision of private person recognized under which law by the name of compromising. कौन से लॉ से? रोमन लॉ से. Arbitration was a mode of settling controversies much favored in the civil law. Arbitration कहाँ से आता है? सिविल लॉ में किया जाता है. Greeks attached particular importance to arbitration. Attitude of English towards arbitration fluctuated from stiff opposition to moderate welcome. Common law courts looked jealously at agreements to submit. Basically, वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो arbitration है सिविल लॉ कंट्रीज में अपनाया जा रहा था, जिसकी वजह से जो कॉमन लॉ कंट्रीज थी ना, कॉमन लॉ कंट्रीज, उनको बेसिकली जेलस होने लग गए ये लोग. क्यों? क्योंकि इन्हें लग रहा था कि हमारे पास इतना पेंडेंसी है, हम इतने दुखी हो रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से बेसिकली आर्बिट्रेशन करवा के पेंडेंसी खत्म कर रहे हैं. तो बेसिकली इनको जेलस फील हो रहा था, यही बोला गया था. एक्स्ट्रा जुडिशियल डिटरमिनेशन. एडीआर क्या प्रोवाइड करता है? एडीआर जो है बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है पार्टीज को कि वो नॉन लॉयर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कराने. तो नॉन लॉयर विल बी द आंसर. Rise of ADR is supported as the law courts are confronted with which of the following problems? First, lack of number of courts, which create an inadequacy within the justice delivery system. बिल्कुल सही है. Increasing litigation in India due to decrease in population. यहाँ पे decrease है तो ये गलत ही जाएगा. Increasing cost of litigation in prosecution or defending a case. Decreasing court fees, ये गलत हो जाएगा. Fast disposal of cases, नहीं fast नहीं होता, slow होता है. तो फर्स्ट will be the answer. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्बिट्रेशन इज अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम नॉमेनक्लेचर ऑफ कौन से लॉ से? तो ये रोमन लॉ. Why commercial dispute prefer to resolve their dispute through arbitration? क्योंकि सीक्रेसी होती है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, क्योंकि फास्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, या फिर चारों सब तीनों होते हैं. तो इसमें आंसर होगा फोर्थ, तीनों होते हैं. Decision rendered by arbitrator is known as arbitral award. Doctrine of state decisions बोलता है कि stand by the decision, option थर्ड. Odd one out क्या है इसमें? Domestic arbitration, statutory arbitration, institutional arbitration या फिर tribunal arbitration. Tribunal arbitration जैसा कुछ नहीं होता. Domestic arbitration क्या होता है? जहाँ पर जो पार्टीज हैं किसी भी डिस्प्यूट के अंदर वो इंडिया की होंगी, और जो अवार्ड यानी कि जो जजमेंट है वो भी कहाँ इंस्टीट्यूट होगा? इंडिया में. नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, जहाँ पर आप अपना आर्बिट्रेशन जो है वो पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूशन के अंडर आके उसको सक्सेसफुल करवा रहे हो. स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, जिस आर्बिट्रेशन में कोई लॉ अप्लाई हो, जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1961. यहाँ पे है टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन. आपको ये सारे टाइप्स जो है अपने बुक से बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ लेने हैं. ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, जो मैंने बता दिया. फॉरेन आर्बिट्रेशन, फॉरेन आर्बिट्रेशन क्या होता है? जहाँ पर बाहर हो रही होती है आपकी जो आर्बिट्रेशन है, जहाँ पे पार्टीज जो है कोई भी एक पार्टी जो है वो बाहर की होनी चाहिए इसके लिए. और जो अवार्ड है वो बेसिकली कहाँ इंस्टीट्यूट होगा या कहाँ इन्फोर्स होगा? इंडिया में. ठीक है. एडहॉक आर्बिट्रेशन, जहाँ पे आप कोई भी इंस्टीट्यूशन के थ्रू नहीं करते अपना आर्बिट्रेशन, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट कर लोगे और वो आपका आर्बिट्रेशन कर देगा, और आप पहले ही कह देते हो कि अगर ये कोई देगा तो इसका बाइंडिंग होगा, हमें इस पर बेसिकली
अडिग रहना होगा। स्टैट्यूटरी बता दिया, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो हमारा कमर्शियल सॉरी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है 1996 का, वो इसी के ऊपर बेसिकली बेस्ड है। जो यूनिसेट्रल है हमारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, बेसिकली इसी के ऊपर हमारा बेस्ड है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, ठीक है। जब भी कोई दो कंट्रीज आउटसाइड कंट्रीज में बेसिकली आर्बिट्रेशन होता है तो उसे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कहते हैं। And arbitration which is governed by parties themselves without recourse to formal, तो ये मैंने बताया ad hoc होगा इसका। Arbitration with the government of a foreign country, इसका international commercial arbitration होगा। ये form of arbitration has been defined under the section, ये section बहुत important है, बहुत बार पूछा भी गया है। 21F और बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, 21F, अब देख लो कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। दिस और ये इसका ईयर पूछा जाता है कई बार, 1996, ये इंपॉर्टेंट। ये 21F बहुत भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना, इसे मत छोड़ना। Indian Arbitration Conciliation Act of 1996 is similarly modeled on UNCITRAL। अगर आप इन सबकी फुल फॉर्म जानना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं सारे आपके फुल फॉर्म, प्लीज इसको पढ़िए। Supreme Court has emphasized that Arbitration and Conciliation Act of 1996 should be interpreted and applied keeping the commercial sense। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट है इसको आप किस तरीके से इंटरप्रेट करोगे। आपको पता हो तो हमारी जुडिशरी को इंटरप्रेटर भी कहा जाता है। इंटरप्रेटर क्या होता है, बेसिकली जो इंटरप्रेट करे हमारे लॉज को, जो हमारे लॉज को इंटरप्रेट करे, और हमारे लॉज को इंटरप्रेट करने का सोल जो राइट दे रखा है हमारे हमने, वो इंटरप्रेटर वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दे रखा है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये हमसे कह दिया है एक केस में कि बेसिकली हम जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है इसको कमर्शियल सेंस में बेसिकली इंटरप्रेट करेंगे और अप्लाई करेंगे। तो हमें बताना है ऐसा किस केस में बोला है। तो श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइजर की एब्सोल्यूट लायबिलिटी का था, तो ये तो नहीं होगा। एल चंद्र कुमार जैसे ट्रिब्यूनल्स का था जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आंसर बचता है कोंकण रेलवेज कॉर्पोरेशन वर्सेस नेहरू कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमर्शियल सेंस में। हमें बेसिकली क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस सेंस में हमें इसे इसको क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो हो सकता है कमर्शियल ऑप्शन हो, कोई भी ऑप्शन भर देंगे आपको कमर्शियल चूज करना।
हाँ कौन सा? अभी एडमिट कार्ड ही नहीं आया। अभी एडमिट कार्ड ही नहीं आया। अरे वो लोग निकालेंगे ना। भाई यार कोई आके, जी तू तो खास कर, अब पता तो खैर पता नहीं था मुझे। अब दूर हट, दूर हट जा। खाना बचा रहे हैं। बोलिए मत।